नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, ये नहीं जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाइकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिली थी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से खराब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर दिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से जबरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है।
लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी। दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर? उन्हें तो वहां समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे, उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी दर दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से पे बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है? फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर लेते हैं। ये तो आज कहते हैं बैड तालिबान है, कल कहते हैं गुड तालिबान है, कल दोबारा इनकी दहशतगर्दों से सुलह हो जाती है, तो वो दहशतगर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशतगर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हां, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, लय पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से यह नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताजा ताजा, इसके रीजन भी है। देखे ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो यह था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता। वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं। ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। अब फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को कहा जाता है लश्कर बनाओ, उन्होंने पोल खोल दिया। और ये लश्कर बनाने के बारे में ये जो कत्लेआम हुआ है ना, पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ियारत में कोयटा के करीब, ये वाकयात इसी सिलसिले की एक कड़ी बताए जाते हैं। यहां पे लवाहिकीन जो हैं वो अभी भी लाशें रखकर सड़कों में बैठे हुए हैं और रियासत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। कोई इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे। वहां खवातीन भी आ गई हैं लवाहिकीन के साथ और वो ये बता रही हैं, खवातीन ने वहां तकरीर करते हुए कहा कि 2 किलोमीटर दूर एफसी का किला था और वहां पे भारी एफसी की नफरी और हथियार थे, मगर कोई नहीं आया। ये शहीद मोहम्मद आसिफ की एक रिश्तेदार है, वो बता रही थी कि ना तो ये खुद आए एफसी वाले मदद करने के लिए, फौज या इदारे खुद भी नहीं आए और असलहा पहुंचाने वालों को भी वहां जाने नहीं दिया गया। और वो कहते हैं हमारा कसूर यह है कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरा हुआ है, मादनियात हैं बहुत ज्यादा वहां पे, और आप उसे हड़प करना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने हमारे प्यारों के चेहरों पर तेजाब फेंका। ऐसा जुल्म तो फलस्तीन में भी नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं कि ये आखिरी सौदा हो पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये लेविस के साथ, पुलिस के साथ लगातार हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की ताज़ा लड़ाई हुई है और लड़ाई का रीज़न ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को धोखा दिया। जो उनके साथ चीज़ें तय हुई थी वो नहीं की और अब फजलुर रहमान साहब से डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। तो बारी बारी सबकी बारी है। अगर सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सबको बारी बारी मारेंगे। ये बात तो सच है। अभी तक आसिम मुनीर साहब ने किस किस से लड़ाई की और किस किस को फतह कर दिया डराकर धमकाकर, और कौन कौन ऐसा है जिसने सरेंडर नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूं। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो लड़ाई की, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो फौरी तौर पे सरेंडर कर दिया। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फतह कर लिया और इन जमातों ने मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के सामने सरेंडर किया है, बल्कि इस लेवल का सरेंडर किया है जो तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आज आसिफ अली जरदारी जो इनकलाबी बना फिरता था, वो ये कहता है अपने जलसों में कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भी इसी तरह की तकरीरें करता है, जबकि नवाज शरीफ जो है उसको चुप का रोजा लग गया है और शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा तक में जाकर फील्ड मार्शल की गर्दान करने से बाज नहीं आता।
تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش میں لگے ہوئے ہیں. تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہوئے نا اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، عاصم منیر نے. تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں. دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے ٹی ایل پی والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن پی ٹی آئی نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے. تیسرا مقابلہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا. وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں، مارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے. چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا ایمان مزاری اور ان کے شوہر سے. اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا. بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے. اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے. عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مارنگ بلوچ نے، ایمان مزاری نے سرنڈر نہیں کیا. اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے. یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے. اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں. اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہو بالا کر کے تباہ کر دیا ہے اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں اترتے نہیں ہیں. یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین، سہیل افریدی صاحب، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں. بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض، وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے بولا خواجہ آصف نے، لیکن خواجہ آصف نے ماضی میں کیا بولا تھا ذرا یہ آپ سنیے، بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہی خواجہ آصف اسی فوج کے بارے میں ماضی میں کیا فرماتے تھے. سنیے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے. قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ جی خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہیں پہ ایک اور بات بھی کی، وہ بات بھی سننے کے قابل ہے. یہ ذرا آپ سنیے کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या ये देखें जी फौज के बारे में, ये ख्वाजा आसिफ साहब की राय थी। और भी आपको मैं सुनाता हूं ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या कहते रहे। ये असला जो हमने अपनी दफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती, और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है, हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोला, बल्कि ये सुने आप थोड़ा और। अकबर बुख्ती का कातिल जो है, अकबर बुख्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने कातिल से। इन्होंने तो ये भी कहा कि कौम की हड्डियों से गोदा निकाल कर खा गए। ये इन्होंने फौज को कहा था ख्वाजा आसिफ ने। ये एक और जरा सुने आप, एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, आपको जरा तसल्ली हो जाएगी। ये सुनिए जी। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज सारी जंगें हारी है, और 1965 की जो एक जंग जिसमें पाकिस्तान की फौज ये क्लेम करती है कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी, वो कह रहे हैं जी वो जाली था। वो जो इनका दावा था कि 1965 की जंग जीती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल वो दावा झूठा था, फौज ने गलत बात की है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है, और ये बात सच भी है, कि सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया, वो पाकिस्तान का था, वो इंडिया ने कंट्रोल कर दिया उसे, बहुत सारी चोटियां वो ले गया और इनको पता ही नहीं चला। फिर इसी तरह कारगिल में जंग हारे, और वो वाकई हारे हैं, और वो जिस तरीके से हारे हैं इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, आज भी सेलिब्रेट करता है। बड़े हमारे कीमती जवानों का खून वहां पे बह गया था, और वो एक ऐसा एडवेंचर था जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब आज भी रोते हैं कि जनाब मेरे साथ परवेज मुशर्रफ ने धोखा किया था। सुहेल अफरीदी ने एक सरेंडर किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताज़ा ताज़ा सरेंडर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने किया ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम, उन्हें जो है वो महकमा प्रोसिक्यूशन को वापस कर दिया गया, उनकी खिदमात को। अच्छा, ये ना एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था। इन्होंने एक जज साहब जो है उनके खिलाफ, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा जज साहब हैं, उनके खिलाफ मामला किया हुआ था। तो काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी, और अली अमीन गंडापुर के दौर में तो अली अमीन गंडापुर ने इनको नहीं जाने दिया, लेकिन सुहेल अफरीदी ने वही किया जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी इस मामले पे। अब आ जाए नाज़रीन खित्ते की सूरत हाल, वो बड़ी खौफनाक हो गई है। बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, और ये वो बहरी जहाज़ हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबना हुर्मुज में से एक नया रास्ता निकाला है, एक नई राहदारी बनाई है। वहां पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहां से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहां से निकालना चाह रहे थे, ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहां से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहां एक स्टेटमेंट भी आ गया है, जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरवाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिस पे इतरा रहे थे, जिस पे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद MOU की, वो ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो MOU अब खत्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे। बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया है कि अब लड़ाई होगी, और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आबना हुर्मुज की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20%
हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आबना हुर्मुज की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है, तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाएं। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में जो ईरानी वजीर खारजा है उन्होंने बड़ा मजेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज पर फीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबना हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए, और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहां से जो गुजरेगा हमें फीस देकर जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था, जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया खटाई में। अब जब अमेरिका को दोबारा फेस सेविंग चाहिए होगी तो अमेरिकन पाकिस्तानियों से रब्ता करेंगे और दीगर जो फरीक हैं उनसे रब्ता करेंगे, और हम दोबारा से अमेरिका को फेस सेविंग देंगे। तो फिर से हम कहेंगे जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर, बहुत बड़े हो गए हैं, जबकि हमारा बलूचिस्तान, हमारा कश्मीर, हमारा पाकिस्तान जिस तरह जल रहा है, जिन हालात में वहां पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।